सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नागरिक सुरक्षा के बारे में। इसके अलावा सरकार कौन कौन सी विकास की योजनाएं बनाती है देशवासियों के लिए, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कई वर्षों से चली आ रही हैं, इन सभी योजनाओं के बारे में भी इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। ऑलरेडी कल हमने जनगणना और जनसंख्या के बारे में पढ़ लिया था और आज यहाँ पर आप लोग का चैप्टर नंबर 6 जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नागरिक सुरक्षा के बारे में हम जानेंगे। सिविल सिक्योरिटी क्या होती है? तो नागरिक सुरक्षा किसी भी देश में जो नागरिक रहते हैं उस देश की जो सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा करे। इसीलिए पुलिस होती है, फोर्सेस होती है। इसके अलावा आप देखते हो हर एक देश के पास उसकी अपनी जल सेना होती है, थल सेना होती है, वायु सेना होती है, ताकि उस देश के जो बॉर्डर होते हैं उस पर भी वो निगरानी कर सके। और देश के अंदर पुलिस होती है और भी बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, बीएसएफ के जवान, ये सब जो हमारे अंदर जो सुरक्षा होती है यानी कि देश के अंदर की जो सुरक्षा होती है ये सारे पुलिस वाले और जो जवान होते हैं वो मिलकर के करते हैं। अलग अलग बटालियन होती है, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर जो नागरिक सुरक्षा है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखिए, नागरिक सुरक्षा संकट के दौरान नागरिक आबादी को सुरक्षा प्रदान करता है। नागरिक सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा का एक स्वैच्छिक संगठन है। ये संगठन आम आदमी की सुरक्षा की अवधारणा पर आधारित है, जिसका उद्देश्य निष्काम और निस्वार्थ सेवा है। ये संगठन आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाता है। आपको पता है किसी भी देश में कभी भी भूकंप आ सकता है, बाढ़ आ सकती है, तूफान आ सकता है, तो उसके लिए अलग अलग तरीके से जो स्टेट होता है यानी कि जो राज्य सरकार होती है, जो केंद्र सरकारें होती हैं, वो अपने स्तर पर संगठनों को बनाती हैं जो ऐसे आपदा प्रबंधन में काम आते हैं। जैसे कि हमारे देश में एनडीआरएफ है जो कि पूरे देश के लिए संस्था है, जो कहीं भी आपदा आती है, कोई भी चीज आती है तो एनडीआरएफ की टीम जा करके लोगों को बचाती है, लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाती है। इसके अलावा लोगों को खाना पानी देना, ये सारी चीजें ये करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, युद्ध के समय देश की आंतरिक व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो व नागरिकों का मनोबल बना रहे, इसलिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1962 में चीन आक्रमण के बाद इसकी स्थापना देश तथा प्रदेश के नगरों में की गई। हवाई आक्रमण से प्रभावित जन धन की सुरक्षा उक्त उद्देश्यों के मूल में निहित है। अतः शासकीय पदाधिकारियों के साथ साथ विभाग में नागरिकों की सहभागिता को अत्यंत महत्व देते हुए इसे संगठन का स्वरूप प्रदान किया गया। 24 मई 1968 को नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 लागू किया गया। तो नागरिक सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 मई 1968 को। अब देखिए, नागरिक सुरक्षा संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो नागरिक सुरक्षा संगठन के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला है हवाई आक्रमणों से जन धन की जो हानि होती है उसको कम करना, औद्योगिक कृषि क्षेत्र में उत्पादन बनाए रखना, जनता के मनोबल को बनाए रखना, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करना। प्राकृतिक आपदा का मतलब बाढ़ है, भूकंप है, इस तरीके से ये सारी चीजें होती है, तूफान है, ये सब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जो प्रकृति के कारण होती हैं। अब जैसे कि कहीं पे बॉम्ब फट गया तो ये क्या हुआ, अगर किसी ने फेंका होगा तब तो फटा होगा, तो ये मानवकृत आपदा हो गई, ठीक है। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा होती है वो कभी भी कहीं भी आ सकती है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है। शांति काल में अधिकारियों स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना तथा अन्य सामाजिक तथा जन कल्याणकारी कार्य जैसे पल्स पोलियो तथा महामारी रोकने हेतु टीकाकरण कार्यों में सहयोग करना, जीवन की रक्षा करना, नागरिक सुरक्षा के लिए उपयोग की गई वस्तुओं एवं संपत्तियों में होने वाले ह्रास को कम करना। अब आते हैं सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, भारत सरकार की जो जनहित में लोगों के हित के लिए चलाई जा रही योजनाएं हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो भारत सरकार सभी स्तरों पर समय समय पर समाज के अनुप्रस्थ वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करती है। ये योजनाएं केंद्रीय, राज्य विशिष्ट या केंद्र तथा राज्यों के बीच एक संयुक्त गठबंधन से हो सकती हैं। वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा विभिन्न जनहित योजनाएं चलाई जा रही, जैसे कि अगर हम बात करें स्कूलों में चलाई जाने वाली मध्याह्न भोजन योजना, जिसे मिड डे मील योजना कहते हैं, और इस योजना में जो
केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अनुपात है वो 3:2 है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर उस योजना के लिए केंद्र सरकार भी खर्च कर रही है और राज्य सरकार भी खर्च कर रही है। तो ये जो योजना चल रही है स्कूलों में जो बच्चों को खाना मिलता है सरकारी विद्यालयों में, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सारे प्रदेशों में मिलता है, ये तो आपको पता ही, लेकिन मैं यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो 3:2 का रेशियो है। तो इसमें 3 भाग जो है वो केंद्र सरकार देती है और 2 भाग राज्य सरकार के सहयोग से होता है। तो ये जो योजना है मिड डे मील योजना स्कूलों में चल रही है। तो इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके काम करती हैं और उस योजना के लिए जो भी धन इकट्ठा करना होता है उसको मिल करके खर्च करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अब हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जनहित योजनाओं में प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है। इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं प्रत्येक परिवार का बैंक में खाता खुलवाना है, जिससे लोग अपने द्वारा बनाई गई धनराशि को जन धन योजना के तहत बैंक में जमा कर सके। जो भी व्यक्ति जन धन योजना के तहत बैंक में खाता खुलवाता है उसे रुपे डेबिट कार्ड के साथ रुपए 1 लाख का दुर्घटना बीमा भी प्रदान किया जाता है। अब मेक इन इंडिया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है हमारे देश की। इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में नई टेक्नोलॉजी का विकास कर भारत में ही बनाए जाने वाले उत्पादों को बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई देशों की आईटी कंपनियों एवं अनेक एमडी व सीईओ से मुलाकात कर उन्हें भारत में निवेश करने के लिए अभिप्रेरित किया। अब इसके बाद आते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 अक्टूबर 2014 को की गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए श्रम की जरूरत है। इस कार्यक्रम का संचालन केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास करने के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षित करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। अब इसके बाद आते हैं डिजिटल भारत या जिसे डिजिटल इंडिया कहते हैं। तो देखिए, डिजिटल भारत कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 1 जुलाई 2015 को किया गया। इसके उद्घाटन समारोह में देश के प्रमुख उद्योगपति शामिल हुए। इस कार्यक्रम के द्वारा देश के सभी गांवों एवं शहरों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। इस योजना की समय सीमा वर्ष 2019 तक निर्धारित की गई थी। अब इसके बाद आते हैं भारत सरकार की स्वरोजगार योजनाएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि हम अपना खुद का रोजगार कैसे सृजित कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर आप देखिए, तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम क्या है देखते हैं। केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2008 से शुरू किया है इसको। कब से? 15 अगस्त 2008 से ये जो योजना है ये चल रही है। व्यापार के क्षेत्र में 10 लाख तक की परियोजनाएं इसके अंतर्गत स्थापित की जा सकेंगी। इसके लिए आय सीमा का कोई बंधन नहीं होगा। अब देखिए, जयप्रकाश नारायण गारंटी योजना, ये क्या है? केंद्र सरकार ने श्री जयप्रकाश नारायण के जन्म शताब्दी वर्ष में देश के सर्वाधिक निर्धनता वाले जिलों के बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी देने के लिए पहले चरण में 130 सर्वाधिक पिछड़े जिलों की पहचान करने और योजना की रूपरेखा बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक कार्यबल गठित किया है। यानी कि यहाँ पर जो देश के बहुत ही पिछड़े हुए जिले हैं उनमें जो युवा हैं उनको रोजगार देने की बात की गई है इस योजना में। तो यहाँ पर 130 जिलों को चिन्हित किया गया और इनमें सबसे पहले रोजगार देने की बात कही गई। अब इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये क्या है? तो 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ इस योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि देश के हर परिवार को कम से कम 100 दिन, यानी कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को जो किसी चीज में स्किल में बहुत अच्छे नहीं है, बहुत कुशल नहीं है, उनको कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाए, जिसे आज हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार कौन कौन सी स्वरोजगार योजनाएं चला रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार सबसे पहले स्वरोजगार योजना चला रही है। ये क्या है?
इस योजना का संचालन सन 1980-81 से किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे ये अपनी आजीविका को सुचारू रूप से चला सके। फिर है कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित छात्रों को विभिन्न प्रकार के संसाधन, कंप्यूटर, टीवी, सिलाई, कढ़ाई, टंकड़ की निशुल्क जो क्लासेस हैं उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है, जिससे वो किसी भी चीज में कुशल हो पाए, चाहे कंप्यूटर सिखाने में, चाहे सिलाई करने में, कढ़ाई करने में, जिससे वो आगे चल करके अपना खुद का रोजगार कर सके या कहीं नौकरी ले सके। फिर है उद्यमिता विकास योजना। तो इस योजना के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार लोगों को स्वयं का उद्योग लगाने के लिए बैंक ऋण, आवश्यक कच्चा माल, विद्युत कनेक्शन देने की योजना है। यह योजना वर्ष 1986 से चल रही है और इसमें 18 से 35 आयु वर्ग के लोगों का चयन किया जाता है। अब इंदिरा महिला योजना क्या, चलिए देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पोषित इस योजना का क्रियान्वयन 20 अगस्त 1995 से किया जा रहा है। योजना द्वारा ग्रामीण इलाकों में इंदिरा महिला केंद्र स्थापित कर ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों आता है स्वावलंबन योजना। ये क्या है? यह योजना उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से महिलाओं के लिए संचालित की जा रही है। इसके द्वारा पूरे देश में महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके बाद है अंबेडकर ग्राम विकास योजना। देखिए ये क्या है? इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 10,000 गांवों को अंबेडकर ग्राम के रूप में चयनित किया जाता है। इन ग्रामों में विश्व बैंक की सहायता से कार्य किए जाते हैं। भारत में एनजीओ की स्थिति। वर्तमान समय में भारत में लगभग 33 लाख पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन यानी गैर सरकारी संगठन अस्तित्व में है। यहाँ ये जन कल्याण में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वहीं विकास से जुड़ी गतिविधियों को भी वर्तमान समय में भारत में लगभग 33 लाख पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन अर्थात गैर सरकारी संगठन अस्तित्व में हैं, जहां ये जन कल्याण में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो ये इस तरीके से भारत में एनजीओ भी बहुत सारे हैं दोस्तों जो काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं वित्त शिक्षा विभाग की, तो इसमें एक प्रथम संस्था है जो कई सारी जो चीजें चल रही हैं वित्त शिक्षा विभाग में, उसमें प्रथम संस्था भी पढ़ाई को किस तरीके से बच्चों को इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ाया जाए, इसके बारे में प्रथम संस्था भी जुड़ी हुई है वित्त शिक्षा विभाग से और वो भी बच्चों की पढ़ाई में सहयोग कर रही है। तो इस तरीके से एनजीओ भी आगे आ रहे हैं धीरे धीरे। और बहुत सारे एनजीओ जैसे कि आपने देखा होगा जो वृद्धाश्रम होते हैं, बहुत सारे एनजीओ चलाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एनजीओ होते हैं जहां पर ऐसे बच्चों का ख्याल रखा जाता है जो विकलांग होते हैं या दिव्यांग होते हैं। तो इस तरीके से जो एनजीओ है वो भी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, इनके माध्यम से समाज और आगे ही बढ़ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया। जनगणना, इसके अलावा जनसंख्या के बाद नागरिक सुरक्षा आपने देखी और सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बारे में आपने देखा। तो वीडियो को पूरा देखा आपने दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको इन सारे विषयों के नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सारे विषयों के नोट्स आपको इस तरीके से हैंड रिटन लिखे हुए मिल जाएंगे। और अगर आपको डाउनलोड करने के बाद ऐप को समझ में नहीं आ रहा है कैसे आगे की चीजें करें, तो उसके लिए आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए 7705 95 45 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करोगे तो हम लोग आपकी सारी समस्याओं को भी सुनेंगे और उसी के अनुसार उसका समाधान भी बताएंगे। तो दोस्तों आप लोग प्लीज जरूर कांटेक्ट करिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और सारे विषयों के वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। तो ऐप को डाउनलोड करने के बाद सारे विषयों के नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, सारे विषयों के आपको क्लासेस और सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। तो राजन और पवन सीरीज आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मार्केट से। तो इस तरीके से आपको ऐप अगर डाउनलोड करते हो तो ऐप को डाउनलोड करने के बाद बहुत सारी सुविधा मिलेगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।